ओके स्टूडेंट्स, मैं भानु सैनी, मेरे ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 12th क्लास के केमिस्ट्री की चैप्टर फर्स्ट द सॉलिड स्टेट ठोस के विषय में अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में हम ठोस अवस्था क्या होती है, कैसे उसको डिफाइन किया जाएगा, वो पढ़ेंगे। इसके साथ ही ठोस के सामान्य गुणधर्म क्या क्या होते हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। ठोसों का आगे माइक्रोस्केल पर और स्थूल पैमाने पर कैसे वर्गीकरण किया जा सकता है उसके लेवल पर बात करेंगे। और इसके साथ ही इस पूरे वीडियो में जो भी स्टडी किया जाएगा उसके अंदर आने वाले कुछ अभ्यास, क्वेश्चंस, एक्सरसाइज जो हैं उनका भी साथ साथ अध्ययन करेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि ठोस अवस्था होती क्या है। हमने पिछली कक्षाओं में काफी बार गुरुजनों से यह पढ़ा है कि पदार्थ की 3 मूलभूत अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। हालांकि इसके साथ 2 और अवस्थाएं भी हैं। प्लाज्मा स्टेट होती है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट होती है, बट सामान्य ताप पर पदार्थ की ये 3 अवस्था देखने को मिलती है। इनमें से जो ठोस अवस्था होती है वो क्या होती है? ठोस पदार्थ की एक वो अवस्था है जिसमें किसी भी पदार्थ के पार्टिकल्स, चाहे वो अणु हो, परमाणु हो या आयन हो, अणु, परमाणु या आयन, बिल्कुल क्लोज पैकिंग में होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं। या यूं कहें कि अणुओं के बीच में, परमाणुओं के बीच में या आयनों के बीच में जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, यानी आकर्षण बल मजबूत होते हैं। तो इसकी परिभाषा कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण, और ये अवयवी कण क्या क्या हो सकते हैं? अणु, परमाणु या आयन। अवयवी कण जैसे अणु, परमाणु या आयन समीपस्थ स्थिति में प्रबल आकर्षण बलों द्वारा बंधे रहते हों, ठोस अवस्था कहलाती है। तो ठोस अवस्था की डेफिनेशन क्या हुई कि कोई पदार्थ है, उसकी एक ऐसी अवस्था है जिसमें उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, अणु, परमाणु या आयन, वो बिल्कुल क्लोज होते हैं, पास पास होते हैं। और पास पास तो तभी होंगे ना जब उन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होगा वो बिल्कुल स्ट्रांग होगा। तो समीपस्थ स्थिति में प्रबल आकर्षण बलों के द्वारा बंधे रहते हैं। ऐसी स्टेट को, ऐसी अवस्था को ही हम ठोस अवस्था कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि कोई ठोस अवस्था में पदार्थ जो है ठोस, उसके सामान्य गुणधर्म क्या होंगे, जनरली उसकी पहचान हम कैसे करें। तो हमारा अगला पॉइंट है ठोसों के सामान्य गुणधर्म। ठोसों के सामान्य गुणधर्म, इसमें सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो कोई भी ठोस होगा वो दृढ़ होता है, कठोर होता है, अर्थात उस पर अपन बाहर से यदि आघात करें तो उसके आकार में जनरली कोई चेंजेज नहीं होगा। वो टूट सकता है बट उसकी साइज फोर्स अप्लाई करने से
चेंज नहीं होती है। तो एक तो ये कहा जा सकता है कि इनका आकार व आयतन निश्चित होता है। आकार व आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। पदार्थ जितने भी सरफेस को कवर करता है वो उसकी फिक्स रहती है, बदलती नहीं है। जैसे अपन गैसों की बात करें तो गैसें जो होती हैं वो पात्र के आयतन के हिसाब से अपना आयतन धारण कर लेती हैं। अपन जिस पात्र में रखेंगे उस पात्र का जो आयतन होगा वही आयतन गैस का होता है। बट ठोसों के साथ ऐसा नहीं होता है। ठोस का आकार भी और आयतन भी दोनों फिक्स होते हैं। दूसरे नंबर पर अपन बात करें तो इनके कण पास पास होते हैं। ठोसों के अंदर जो पार्टिकल्स है, मैं पार्टिकल्स की जहां भी बात करूं तो आप समझिए अणु, परमाणु, आयन, इनमें से कोई भी वो बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा पास पास होंगे, यानी इनसे ज्यादा वो पास नहीं हो सकते। आदर्श कंडीशन में ये बिल्कुल पास पास होते हैं। तीसरे नंबर पर यदि हम बात करें तो कोई भी जो ठोस होगा उसके अंदर कणों के बीच में जो फोर्स होगा, बल, वो बहुत ज्यादा मजबूत होगा। अंतराण्विक आकर्षण बल प्रबल होंगे। अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होंगे? मजबूत होंगे, प्रबल होंगे। ये ठोसों में होता है। अब जाहिर सी बात है, ठोस है तो उसका गलनांक और कवथनांक यदि हम निकालेंगे तो जो उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाई है उसे हमें तोड़ना पड़ेगा। तोड़ना पड़ेगा तो एनर्जी क्या देनी पड़ेगी? ज्यादा देनी पड़ेगी। किसकी तुलना में? द्रवों या फिर गैसों की तुलना में। इनके एमपी व बीपी के मान उच्च होते हैं। यहां एमपी और बीपी से क्या मतलब है? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। गलनांक व कवथनांक के मान क्या होते हैं? उच्च होते हैं। एक ठोस जो होते हैं वो असंपीड्य भी होते हैं। असंपीड्य का मतलब क्या है कि इन पर जब अपन बाहर से दबाव लगाएंगे, दाब लगाएंगे तो ये पिचकते नहीं है, अपनी साइज में कोई चेंज नहीं करेंगे। ये सभी असंपीड्य होते हैं। दृढ़ होंगे, कठोर होंगे तो उन पर बाहर से जो फोर्स अप्लाई करेंगे उसके फोर्स के साथ में उनकी आकार में, साइज में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये असंपीड्य होते हैं। ये जनरल प्रॉपर्टीज थी ठोसों में जो देखने को मिलती है। ऐसे सारी प्रॉपर्टी यदि किसी पदार्थ में है तो हम ये कह सकते हैं कि वो ठोस होगा। अब इसके बाद में हम बात करते हैं ठोसों के आगे वर्गीकरण की। ठोसों के वर्गीकरण की। ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों का अवयवी कणों की व्यवस्था, पार्टिकल्स की व्यवस्था के आधार पर वर्गीकरण। किसी भी ठोस में जो उसके अवयवी कण होते हैं, अणु, परमाणु या आयन, तो उस पार्टिकल्स के कणों की व्यवस्था क्या है, क्रिस्टल में या उस ठोस में उसका अरेंजमेंट क्या है, इस आधार पर हम सभी ठोसों को दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो ऐसे ठोस होते हैं जिनके अंदर अवयवी कण जो होते हैं वो निश्चित ज्योमेट्री में होते हैं, ज्यामिति में होते हैं। ऐसे ठोसों को हम क्रिस्टलाइन कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और एक ऐसे ठोस होते हैं
जिनके अंदर पार्टिकल्स इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं, अर्थात ज्योमेट्री फिक्स नहीं होती, ऐसे ठोसों को हम अक्रिस्टलीय या अमोर्फस कहते हैं। तो यहां पर मैं बात कर लेता हूं कि इनकी दो कैटेगरी हो गई। एक तो हम कहेंगे क्रिस्टलीय ठोस, दूसरी जो कैटेगरी हो गई वो हो गई अक्रिस्टलीय ठोस। पहली कैटेगरी क्या हो गई? क्रिस्टलीय ठोस। दूसरी कैटेगरी हो गई अक्रिस्टलीय ठोस। अब क्रिस्टलीय कौन होगा? तो इन दोनों के अंदर ही हम कुछ प्रॉपर्टीज के साथ में इनमें डिफरेंस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ज्यामिति की। ज्यामिति क्या होगी? देखिए, क्रिस्टलीय ठोस की डेफिनेशन मैंने आपको पहले बता दिया कि ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण निश्चित ज्यामिति में होते हैं वो क्रिस्टलीय होंगे। तो यहां हम लिख सकते हैं कि यहां पर ज्यामिति क्या होगी? निश्चित होगी। निश्चित होगी। यदि हमें कोई डेफिनेशन पूछे कि भाई क्रिस्टलीय ठोस किसे कहेंगे, तो आप आसानी से ये बता सकते हैं कि ऐसे ठोस जिनके अंदर अवयवी कणों की ज्यामिति निश्चित होती है वो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। बात की जाए अक्रिस्टलीय की, तो इनमें हम ये कह सकते हैं कि ज्यामिति निश्चित नहीं होती है, तो कहेंगे अनिश्चित होगी। ज्यामिति क्या होगी? इनमें अनिश्चित होगी। दूसरी की प्रॉपर्टी की यदि मैं बात करूं तो इनके जो एमपी व बीपी जो होते हैं, एमपी व बीपी, वही बात आ गई मेल्टिंग पॉइंट व बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक व क्वथनांक। तो इनके गलनांक व क्वथनांक जो होते हैं वो भी निश्चित होंगे। अब सवाल यह है कि निश्चित ही क्यों होंगे? देखिए, मैं पहले कह चुका हूं कि इनके अंदर पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस है या आबंध जो ऊर्जा है, उसका मान हर एक जगह पर पूरे क्रिस्टल में एक जैसा होगा। तो जाहिर सी बात है कि आप कोई भी बॉन्ड तोड़ेंगे तो उसको एनर्जी एक जैसी ही देनी पड़ेगी। बट यहां इनमें पार्टिकल्स के बीच में दूरियां कम ज्यादा होती रहती हैं। ये हो सकता है कि कोई दो कणों के बीच में दूरी इतनी हो, तो वहीं इन दो कणों के बीच में दूरी थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है, और हो सकता है कि इनके बीच में दूरी ये हो। ऐसे अलग अलग जो क्रिस्टल में, ठोस के अंदर जो कण बिखरे पड़े रहते हैं, उनके बीच की दूरियां फिक्स नहीं होती। दूरी जब फिक्स नहीं होती तो यहां बॉन्ड एनर्जी जो है वो भी डिफरेंट डिफरेंट आएगी, और डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड एनर्जी में जब आप उसको मेल्ट करेंगे, बॉयल करेंगे, तो फिक्स वैल्यू नहीं आएगी, मान बदल बदल के आ सकते हैं। लेकिन इनके अंदर यदि बात करें अपन क्रिस्टलीय ठोसों में, तो पार्टिकल्स के बीच की दूरी पूरे क्रिस्टल में, चाहे कहीं से भी आप आकलन करें, पूरे क्रिस्टल में एक जैसी दूरी होगी। दूरी यदि बराबर होगी, पार्टिकल्स भी एक जैसा है, दूरी भी बराबर है, तो जाहिर सी बात है बॉन्ड एनर्जी भी समान आएगी। और जब बॉन्ड एनर्जी समान आएगी तो किसी भी जगह पर, किसी भी नमूने में आप यदि उसको बॉयल करेंगे, मेल्ट करेंगे, तो रिजल्ट एक जैसा ही मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इनके एमपी व बीपी के मान निश्चित होते हैं। निश्चित होंगे। इधर क्या कह सकते हैं? इनका फिक्स नहीं होगा, सो लिख सकते हैं अनिश्चित होंगे। ये दूसरी प्रॉपर्टी की बात हो गई। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि जब किसी क्रिस्टलीय ठोस को आप तोड़ेंगे, जब किसी क्रिस्टलीय ठोस को आप बाहर से आघात करके तोड़ेंगे, तो वो सदैव ही एक नियमित सतह में टूटेगा। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट फिक्स है, लाइनियर है, तो इस वजह से जब उस पर आघात होगी तो वो एक फिक्स
सतह के अंदर टूटेगा, सरफेस जो होगी उसकी एक निश्चित होगी। बट यहां पर बिखरे पड़े रहते हैं पार्टिकल्स इधर उधर, इसलिए जब भी इन पर आघात होगा तो ये अनियमित सतहों में टूट सकते हैं। तो यहां पर मैं विदलन लिख देता हूं। विदलन मतलब क्या है कि जब बाहर से आघात करेंगे तो वो खंडित कैसे होगा। विदलन नियमित सतहों में, इनका विदलन क्या होगा, नियमित सतहों में होगा, और इनका विदलन अनियमित सतहों में होगा। इनका विदलन अनियमित सतहों में होगा। अब चौथे पॉइंट के रूप में हम डिस्कस कर लेते हैं दैशिकता के बारे में। दैशिकता क्या है? जब किसी ठोस के अंदर जो पूरा उसका नमूना है, उस नमूने में हम बहुत सारी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे उसकी ऊष्माधारिता की बात की जाए, उसकी चालकता की बात की जाए, या यूं कहे उसके अपवर्तनांक जैसे गुणों की बात की जाए, तो उनका जब आकलन करेंगे तो सारी दिशाओं में गुण एक जैसे आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। यदि किसी क्रिस्टलीय ठोस में अपवर्तनांक, ऊष्माधारिता, चालकता जैसे गुणधर्म सभी दिशाओं में आकलन करने पर एक जैसे आते हैं, तो उस गुणधर्म को हम कह सकते हैं समदैशिकता। समदैशिकता जो कि ये वाले अक्रिस्टलीय ठोस दर्शाएंगे, समदैशिकता ये दर्शाएंगे। लेकिन यदि इन्हीं गुणों की, जैसे मैं बात कर रहा हूं अपवर्तनांक, चालकता, ऊष्माधारिता, ऐसे गुणों की सभी दिशाओं में समान एक जैसे परिणाम यदि नहीं आए तो उस प्रवृत्ति को हम कहेंगे विषम दैशिकता। और विषम दैशिकता का नेचर ये वाले दर्शाते हैं। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं विषम दैशिकता दर्शाते हैं। विषम दैशिकता दर्शाते हैं और ये वाले दर्शाएंगे सम दैशिकता। अब एक क्वेश्चन उठता है कि भाई ये विषम दैशिकता क्यों दर्शाएंगे और ये वाले समदैशिकता ही क्यों दर्शाएंगे? इस प्रश्न का आंसर हमें मिलेगा इनके एक स्ट्रक्चर को समझने में। तो मैं थोड़ा बना लेता हूं। जैसे मैं एक क्रिस्टलीय ठोस का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें मैंने ये गोले जो बनाए हैं ये क्रिस्टल के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और यदि ये पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोजली पैक हो तो ये ठोस ही हो जाएगा। इनके पार्टिकल्स के अंदर कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाई हो रहा है, कोई बॉन्ड, मजबूत बॉन्ड है। हो सकता है कि वो बॉन्ड सेसियोजी हो, आयनिक हो, या मेटालिक बॉन्ड हो, या कोई वान डेर वाल्स बॉन्ड हो। तो ये सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं ये आपस में फोर्स से बंधे हुए हैं। मैं यहां पर फोर्स को दिखाना नहीं चाह रहा, केवल पार्टिकल्स दिखा रहा हूं। अभी ये बोर्ड के ऊपर पार्टिकल्स थोड़े दूर दिखाए हुए हैं, बट एक्चुअली जो नमूना होता है ठोस का वो बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। अब मैं कुछ गुणधर्मों की बात करता हूं। जैसे मैं ऊष्माधारिता ले लेता हूं। ऊष्माधारिता या ऊष्मा, इसके साथ ही मैं अपवर्तनांक की बात कर लेता हूं। अपवर्तनांक, साथ ही साथ हम एमपी व बीपी की भी बात कर सकते हैं, गलनांक व क्वथनांक की भी बात कर सकते हैं, विद्युत चालकता की बात कर सकते हैं, चालकता। तो ये सारी जो प्रॉपर्टी हैं, इन प्रॉपर्टीज का इस नमूने में स्टडी करना है।
देखना है। तो यहां पर एक तो मैं इस डायरेक्शन से देखता हूं, इस डायरेक्शन में जैसे मैं अपवर्तनांक की स्टडी कर रहा हूं, या फिर ये हो सकता है कि मैं इस डायरेक्शन में स्टडी करूं, ऐसा भी हो सकता है कि मैं इस दिशा में स्टडी करूं, और ऐसा भी हो सकता है कि मैं इस दिशा में स्टडी करूं। तो जो जो अपन ने दिशाएं चूज की हैं, उन दिशाओं के सापेक्ष आप एक चीज देख पा रहे होंगे। देखिए, ये जो डायरेक्शन मैंने जो चूज किया है, इसमें अपन ये देखते हैं कि पार्टिकल्स अपनी डायरेक्शन के ऊपर आ रहे हैं और नीचे आ रहे हैं, बट डायरेक्शन के अंदर नहीं है। इस दिशा में बीच में पार्टिकल्स नहीं आ रहे हैं। तो यदि इस डायरेक्शन से हम किसी भी प्रॉपर्टी की स्टडी करेंगे तो पार्टिकल्स का कोई अवरोध उत्पन्न होगा? नहीं होगा। तो यहां पर दो बातें अपन लिख सकते हैं, एक तो पार्श्व स्थिति, पार्श्व स्थिति, और एक अपने को देखना है अवरोध। अवरोध कि पार्टिकल्स की हमारी जो दिशा है उसके पार्श्व में स्थिति क्या है। आप देख रहे हैं इस डायरेक्शन में ऊपर भी पार्टिकल्स बिल्कुल रेखीय स्थिति में है, नीचे भी पार्टिकल्स रेखीय स्थिति में है, तो पार्श्व स्थिति आपको दिखाई दे रही है। अवरोध, क्या इस डायरेक्शन में किसी पार्टिकल के द्वारा अवरोध डाला जा रहा है, बाधा डाली जा रही है? नहीं डाली जा रही। हम यदि किसी प्रकाश की तरंग को, किरण को यदि गिराएंगे तो जाहिर सी बात है वो सीधी निकल सकती है, यानी कि उसमें अवरोध उतना उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन वहीं पर इस तरीके से यदि कोई एक तरंग गिराई जाए, इस डायरेक्शन में तरंग गिराई जाए, प्रकाश की किरण गिराई जाए, तो यहां पर हम देखेंगे कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो बीच में, माध्यम में अवरोध का काम करेंगे, बाधा उत्पन्न करेंगे, और उनकी पार्श्व जो स्थिति है वो भी चेंज हो गई है। तो ऐसी कंडीशन में जब आप भिन्न भिन्न दिशाओं से ऊष्माधारिता, अपवर्तनांक, एमपी व बीपी, चालकता जैसे गुणों का अध्ययन करेंगे तो हमें भिन्न भिन्न परिणाम ही प्राप्त होंगे। कुल मिला के बात यह है कि हम कह सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट बिल्कुल फिक्स होता है, अतः अलग अलग दिशाओं से आकलन करने पर परिणाम बदल जाएंगे। एक वन वर्ड आंसर आप ये दे सकते हैं कि परिणाम क्यों बदल जाएंगे, क्योंकि पार्टिकल्स की पार्श्व स्थिति और अवरोध बदल जाता है। अब इधर बात कर लेते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों के एक नमूने के रूप में मैं कुछ इस तरीके से गोले बना लेता हूं। हालांकि ये गोले मैं थोड़े दूर दूर बना रहा हूं, बट एक्चुअल में ये इतने दूर तो नहीं होते हैं, ये पास पास होते हैं। अब यदि इस नमूने में हम देखें तो ये जो गोले हैं ये बिल्कुल फिक्स अरेंजमेंट में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जितनी डिस्टेंस इन दो गोलों के बीच की है उतनी डिस्टेंस इनमें नहीं है। एक्चुअली देखने में आपको लग सकता है बट होती नहीं है। तो इनकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो डिफर होगी, अलग अलग होगी, लंबाइयां अलग अलग होंगी, तो इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं, अनियमित अरेंजमेंट होता है। अब यदि इस क्रिस्टल के ठोस के नमूने में मैं इस दिशा से किसी भी एक प्रॉपर्टी का आकलन करता हूं, किसी एक प्रॉपर्टी का आकलन करता हूं, तो ये जो दोनों चीजें हैं ये लगभग समान दिखाई देती हैं, चाहे आप इस तरीके से कर लें, चाहे आप इस तरीके से कर लें, क्योंकि ये जो गोले हैं ये इधर उधर बिखरे पड़े हैं और वो पूरे ही ठोस में है, तो एक जैसी स्थिति मिलेगी चाहे किधर से भी आप अध्ययन कीजिए। यहां पर पार्श्व स्थिति और उनका अवरोध जो होगा वो लगभग एक जैसा ही होगा। मैं बिल्कुल लगभग समान बता रहा हूं। तो यहां पर ये देखने को मिलता है कि इधर से भी और इधर से भी किसी भी डायरेक्शन में आप यदि इन गुणों की स्टडी करेंगे तो परिणाम एक जैसे ही प्राप्त होंगे। बिल्कुल एक जैसे प्राप्त हों ये तो नहीं है, बट लगभग समान ही प्राप्त होंगे। तो ऐसी कोई प्रवृत्ति जिसमें गुणधर्म समान आ रहे हैं, इनके परिणाम समान आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या होगी, समदैशिकता होगी।
और यदि प्रॉपर्टी का रिजल्ट एक जैसा नहीं आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो विषम रैखिकता होगी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। तो आप इन दोनों शब्दों का, विषम रैखिकता और सम रैखिकता का एक वन वर्ड में आंसर ये दे सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की जो व्यवस्था है उसमें पार्श्व स्थिति और दिशा में अवरोध अलग अलग आता है, और यदि ये दोनों चीजें अलग अलग आएंगी तो परिणाम अलग अलग आएंगे। यहां पर क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की दिशा के अनुदिश पार्श्व स्थिति और कणों का अवरोध वो लगभग समान रहता है, इसलिए गुणधर्म भी समान ही प्राप्त होंगे। अब इसके बाद में मैं बात कर लेता हूं अगली प्रॉपर्टी की, जो कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में डिफरेंस करती है। एक ये देखने को मिलता है कि इनको हम प्रकृति, इनको हम वास्तविक ठोस कहते हैं, वास्तविक ठोस कहते हैं। भाई वास्तविक एक्चुअल ठोस इसलिए कहते हैं क्योंकि वही बात आ गई, अरेंजमेंट फिक्स होता है, जो कि ठोसों का एक गुण होना चाहिए। ठोस तो वही होगा ना जो बदले नहीं, और एक्चुअल स्थिति इन्हीं की होती है, इसलिए इनको वास्तविक ठोस कहते हैं। और इनको हम कहते हैं आभासी ठोस। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय जो ठोस हैं उनमें ये कुछ प्रॉपर्टीज के साथ में डिफरेंस होता है। अब मैं अगले पॉइंट के रूप में बात करने वाला हूं कि ये जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनका भी आगे फर्दर डिवाइडेशन है, बट वो किस आधार पे किया गया है। जहां पे ये जो वर्गीकरण किया गया है ये अवयवी कणों की अरेंजमेंट के आधार पे किया गया है, लेकिन आगे जो क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण होगा वो किस आधार पे किया जाएगा, तो उसमें हम बात करेंगे आकर्षण बलों के आधार पर। तो मेरा अगला जो पॉइंट है, टॉपिक, वो है आकर्षण बलों के आधार पर, आकर्षण बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। आकर्षण बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। ये हमारा हेडिंग हो गया। क्रिस्टलीय ठोसों का फर्दर डिवाइडेशन स्टडी करेंगे। तो किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में, हम यहां केवल क्रिस्टलीय ठोस की बात कर रहे हैं, किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो बंध बन रहा है, वो बंध कितना मजबूत है। तो यहां पर आबंध की स्ट्रॉन्गनेस के आधार पर इनको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला जो प्रकार है क्रिस्टलीय ठोस का, उसको हम बोलते हैं आणविक क्रिस्टलीय ठोस। आणविक क्रिस्टलीय ठोस। आणविक क्रिस्टलीय ठोस में होता क्या है, इसकी एक बात की जाए तो इनके अंदर जो अवयवी कण भाग लेंगे वो अणु होंगे। अवयवी कण अणु, इसके साथ साथ अक्रिय गैस परमाणु भी हो सकता है, या तो कोई अणु होगा या कोई अक्रिय गैस परमाणु, या अक्रिय गैस परमाणु होंगे। अवयवी कण क्या होंगे इनमें, कोई अणु हो सकता है या फिर कोई
अक्रिय गैस, इनर्ट गैस जो है, इनर्ट गैस में एकल परमाणु होती है, अर्थात उनमें दो परमाणु मिलकर के आपस में गैस नहीं बनाते, अकेला सिंगल परमाणु होता है। तो सिंगल परमाणु भी एक पार्टिकल्स का काम कर सकता है, उसमें इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स जो होंगे बिल्कुल कमजोर होंगे। दूसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं कि इनमें अंतराणविक बल, अंतराणविक बल क्या होंगे? वन डर वाल्स होंगे, वन डर वाल्स बल होंगे। मतलब क्या हुआ कि इनके जो पार्टिकल्स हैं, जो मैं बात कर रहा हूं कि इनके पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? अणु हो सकते हैं, या कोई अकेली गैस का परमाणु हो सकता है, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ऐसे कोई परमाणु हो सकते हैं। तो उन परमाणुओं के बीच में या फिर अणुओं के बीच में आकर्षण बल जो लगेगा वो वन डर वाल्स टाइप का होगा, फोर्स जो होगा वन डर वाल्स टाइप का होगा। वैसे भी वन डर वाल्स जो बॉन्ड होते हैं हम क्लास 11th में स्टडी कर चुके हैं। ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक लंडन फोर्स जिसे बोलते हैं बहुत वीक होता है, दूसरा द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव हो सकता है, और तीसरा द्विध्रुव फोर्स हो सकता है। तो इस प्रकार के वन डर वाल्स बल इनमें कार्य कर सकते हैं। हालांकि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो वन डर वाल्स बॉन्ड की कैटेगरी से अलग होता है। अगली यदि प्रॉपर्टी की बात की जाए तो ये बॉन्ड बहुत कमजोर होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में बंध जो होता है कमजोर होता है, इसलिए ऐसे के सारे ठोस, आणविक क्रिस्टलीय ठोस जो होंगे वो सारे के सारे मुलायम होंगे, क्योंकि बॉन्ड ही मजबूत नहीं होगा तो ठोस मुलायम होगा। ये मुलायम होते हैं, ठोस तो होते हैं बट थोड़े से सॉफ्ट भी होते हैं, थोड़ा सा बाह्य आघात करने पर ये अपनी स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। इनके गलनांक कवथनांक की बात करें, मुलायम होते हैं तो आसानी से पिघल जाएंगे, आसानी से ये कवथन हो जाएंगे। MP व BP निम्न होते हैं, निम्न होते हैं, कम होंगे। गलनांक, ये गलनांक, ये कवथनांक, गलनांक व कवथनांक कम ही आएंगे, क्योंकि बॉन्ड बहुत कमजोर है तो पार्टिकल्स को दूर करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कम एनर्जी देनी पड़ेगी तो ताप कम की जरूरत पड़ेगी। जाहिर सी बात है गलनांक व कवथनांक की वैल्यूज कम आएगी। एक अपन इनमें चालकता की बात करें, ये कुचालक होते हैं, जनरली क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। भाई कुचालक क्यों होते हैं? कुचालक क्यों होते हैं इससे पहले ये जान लीजिए कि चालक कौन होता है। तो चालक वो सारी चीजें होती हैं, वो पदार्थ सभी चालक होते हैं जिनके अंदर 2 चीजें होनी चाहिए। एक तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, जो कि उस पदार्थ के सब्सटेंस के अंदर फ्लो होता रहे। तो यदि फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो होते रहेंगे तो चालकता शो होगी। या फिर दूसरे केस में ऐसा कोई पदार्थ हो जिसके अंदर फ्री आयन हो, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बिल्कुल फ्री हो, तो वो भी कंडक्टेंस को शो करेंगे। बट ये जो पदार्थ हैं आणविक क्रिस्टलीय ठोस, इनके अंदर ना तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि पार्टिकल अणु है और अकेले गैस है, ना तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ना कोई फ्री आयन होता है। सो कहा जा सकता है कि ये विद्युत के कुचालक होते हैं। तो ये जनरल सी प्रॉपर्टी थी आणविक क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में। अब इन्हीं ठोसों को और आगे अलग से अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। तो यहां पर यदि मैं इनके पार्ट्स की बात करूं तो ये कह सकते हैं कि इन्हें निम्न 3 उपवर्गों में बांटा गया है। इनकी जो सब क्लास हैं वो 3 कौन कौन सी मैं यहां लिख देता हूं। नंबर 1 में हम लिखते हैं अध्रुवीय,
अध्रुवीय आणविक ठोस। दूसरे नंबर पे लिख देता हूं ध्रुवीय आणविक ठोस। तीसरे नंबर पे लिख देता हूं H बंधित ठोस। इनके नाम से ही पता लग जाता है कि इनके अंदर पार्टिकल्स तो वही होंगे, क्या होंगे, या तो कोई अणु या कोई अकेले गैस का परमाणु। पार्टिकल्स तो वो हो सकते हैं, बट वो नॉन पोलर होने चाहिए, अर्थात उनके अंदर जो द्विध्रुव आघूर्ण है, डाइपोल मोमेंट जो है, वो उसमें नहीं होना चाहिए। डाइपोल मोमेंट के बारे में आप 11th क्लास में स्टडी किए होंगे। मतलब ये होता है कि जैसे मेरे पास एक अणु है H और H, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का एक अणु है। यहाँ हाइड्रोजन एटम में सेसियजी बॉन्ड बना हुआ है। यदि इन दोनों परमाणुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता में कोई डिफरेंस नहीं है, तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में सेसियोजी बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों ही परमाणुओं के नाभिकों के सेंटर में रहेगा, बीच में रहेगा। बट एक दूसरे अणु की बात करें, जैसे मैं बात कर लेता हूं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में हम ये देखते हैं कि जो सेसियोजी बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये वाला इलेक्ट्रॉन युग्म, ये थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ आंशिक रूप से शिफ्ट हो जाता है, थोड़ा सा खिसक जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो है वो क्लोरीन के नाभिक के ज्यादा पास आ जाता है। ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में इस हाइड्रोजन के ऊपर तो आएगा पोर्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस क्लोरीन पे आ जाएगा पोर्शियल नेगेटिव चार्ज। हालांकि इसकी उत्पत्ति का कारण ये है कि यहां पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और हाइड्रोजन की कम है। बट हुआ क्या? बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन युग्म थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गया। ऐसे केस में जो आंशिक धनावेश और ऋणावेश उत्पन्न हुआ है, इसी को हम ध्रुवण कहते हैं। इसी को हम ध्रुवण कहते हैं। और यदि कोई एक अणु ऐसा हो जिसमें ऐसा ध्रुवण नहीं हो, जैसे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो यदि कोई अणु जिसमें ध्रुवण नहीं हो, उसको तो अध्रुवीय कहा जाएगा। और अध्रुवीय अणु जो होगा, यदि वो ठोस बनाने में भाग ले रहा है, तो कैटेगरी कौन सी बोली जाएगी? अध्रुवीय आणविक ठोस। ऐसे ठोसों में मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊं। जैसे परमाणु भी भाग ले सकते हैं, तो इसमें आपका हीलियम परमाणु हो सकता है, इसमें आपका नियोन हो सकता है, आर्गन परमाणु हो सकता है। एकल परमाणु गैसें हैं ये, इनमें भी ध्रुवण नहीं होगा। या फिर बात की जाए CO2 गैस की, कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड में अध्रुवीय आणविक ठोस क्यों बनाएगी? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में डाइपोल मोमेंट जो होगा, द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा, वो नेट द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो जाएगा। यहां पर दोनों की विद्युत ऋणता में डिफरेंस तो है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इधर भी पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, बट दोनों की डायरेक्शंस जो होगी वो क्या होगी? ये वाली ऑपोजिट डायरेक्शन से नेट द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा शून्य हो जाएगा। इसके अलावा बेंजीन है हमारा C6H6 बेंजीन, और इसके अलावा CCl4 जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4, वो भी इसी प्रकार का मॉलिक्यूल है। भाई कार्बन टेट्राक्लोराइड क्यों हो सकता है, जबकि क्लोरीन की विद्युत ऋणता तो ज्यादा होती है? तो इसमें ऐसा देखा गया है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में कार्बन से जुड़े हुए चारों के चारों क्लोरीन एटम ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से, जैसे यहां पर पोर्शियल पॉजिटिव है बट यहां पोर्शियल नेगेटिव भी है, ऐसे इधर पोर्शियल नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। तो डायरेक्शंस क्या होंगी? द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शंस ये होगी, जहां पर ये होगी, इधर वाली ये होगी और ऊपर ये हो जाएगी। तो यहां पर दिशाएं जो हैं एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, इसलिए जो परिणाम ही द्विध्रुव आघूर्ण निकल के आएगा वो जीरो हो जाएगा। और यदि जीरो द्विध्रुव आघूर्ण होगा तो वह अध्रुवीय की कैटेगरी में ही आएगा। अब इधर बात कर लेते हैं
अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोसों में कुछ एग्जांपल्स की बात करें, जैसे हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है SO2 ध्रुवीय आणविक ठोस की कैटेगरी में आएगा। HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। HBr है, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये इसका नेट द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होगा क्योंकि एक साइड में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये सारे कुछ ऐसे अणु हैं जिनका एक द्विध्रुव आघूर्ण होगा। अभी आप सोच रहे हैं कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड में, चलो मैं यहां एक्सप्लेन कर देता हूं। कार्बन डाइऑक्साइड में ये वाली संरचना बनी और सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर एक है और उससे 2 ऑक्सीजन ऐसे जुड़ी हुई होंगी। अब इस सूत्र यदि आप देखते हैं तो ऐसे लगता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ही सल्फर डाइऑक्साइड है, तो फिर इस ये वाला अध्रुवीय है तो ये ध्रुवीय क्यों हो सकता है? इसकी एक वजह है। वजह क्या है कि यहां इस संरचना में कार्बन के पास में, इसके आउटर सेल में कोई भी लॉन पेयर नहीं है, अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है। कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों के चारों बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बट यदि सल्फर की बात की जाए तो सल्फर के बाहर के कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट किया। अब बच गया जो 2 इलेक्ट्रॉन, वो हम यहां एक Lp के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस Lp की वजह से ये जो दोनों बॉन्ड पेयर्स के इलेक्ट्रॉन हैं ये थोड़े नीचे दब जाएंगे क्योंकि यहां पर Lp-Bp रिपल्सन फोर्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है बजाय Bp-Bp के। अब यदि आप इसकी डायरेक्शंस को निकालेंगे तो यहां पर जैसे इस पर आएगा पोर्शियल नेगेटिव, इस पर आएगा पोर्शियल पॉजिटिव, इधर आ जाएगा पोर्शियल नेगेटिव, तो इसकी डायरेक्शन ये होगी और ऐसे ही इधर डायरेक्शन ये होगी। तो परिणामी जो द्विध्रुव आघूर्ण निकल के आएगा वो नीचे की तरफ होगा। बट यहां पर क्या होता है, इसकी डायरेक्शन ये वाली और इसकी डायरेक्शन ये वाली, तो नेट द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा इसका 0 हो जाएगा और इसके अंदर कुछ ना कुछ निकल के आएगा। तो SO2 कौन सी कैटेगरी में आया? ध्रुवीय आणविक ठोस की कैटेगरी में आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो आएगा वो अध्रुवीय आणविक ठोस की कैटेगरी में आएगा। अब तीसरे नंबर की बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन बंधित, हाइड्रोजन बॉन्डेड ठोस कौन से होते हैं? भाई ऐसे कोई भी आणविक ठोस जिनमें पार्टिकल्स तो अणु होंगे बट उनमें बॉन्ड कौन सा बनेगा अणुओं के बीच में? हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो कहां बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए कुछ कंडीशन है। कोई एक अणु या एक से ज्यादा अणु, एक अणु में भी हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है जिसे हम अंतःअणुक हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, और यदि एक से ज्यादा अणु है तो उनमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। 2 अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड को हम अंतराणविक हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं या अंतरा हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। जैसे कोई भी एक ऐसा अणु जिसमें एक साइड में हाइड्रोजन परमाणु और ये हाइड्रोजन परमाणु पोलर हो, इस पर पोर्शियल पॉजिटिव आया हुआ हो, और दूसरी साइड में कोई विद्युत ऋणी परमाणु जैसे कोई फ्लोरीन हो या फिर ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन, ये भी जाहिर सी बात है विद्युत ऋणी है तो ये तो पोलर होंगे बट इन पे पोर्शियल नेगेटिव आएगा, इन पे पोर्शियल नेगेटिव आएगा। और इन दोनों के बीच में कोई अट्रैक्शन अप्लाई हो रहा है, कोई आकर्षण बल लग रहा है, इस तरीके से कोई आकर्षण बल लग रहा है, तो इस प्रकार का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा इसी का नाम हाइड्रोजन बॉन्ड है। यही होगा H बॉन्ड, यही हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। मैं यहां पर ये शर्त आपको बता रहा हूं कि ये दोनों चीजें एक ही मॉलिक्यूल में भी हो सकती हैं और ये दोनों की दोनों चीजें अलग अलग मॉलिक्यूल में भी हो सकती हैं। बट होना क्या चाहिए, ध्रुवीय कोई हाइड्रोजन एटम और कोई विद्युत ऋणी जिस पर पोर्शियल नेगेटिव हो, इन दोनों के बीच में फोर्स अप्लाई। हालांकि ये वाला जो फोर्स होता है वो इन दोनों से, लंडन फोर्स से, इसमें लंडन फोर्स लगता है, इसमें द्विध्रुव फोर्स लगता है। मैं यहां लिख देता हूं, इसमें कैसा बल लगेगा, लंदन बल लगेगा, इनके अंदर लंदन बल लगेगा, इनमें
द्विध्रुव बल लगेगा। बट यहां पर कौन सा बल लगेगा, ये तो सीधी सी बात है कि इनके अंदर जो बल लगेगा वो कौन सा होगा, H बॉन्ड होगा। नाम से पता लग रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड कहां बनेगा, ये कंडीशन मैंने आपको बताई। यदि किसी भी ठोस में इस तरीके की कोई कंडीशन अप्लाई होती है जिसमें हाइड्रोजन एटम भी हो और कोई विद्युत ऋणी परमाणु फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फोन याद रखिए, ये उपस्थित हो तो वहां हाइड्रोजन बॉन्ड रिप्रेजेंट होगा। अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। H बंधित क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं, आणविक क्रिस्टलीय ठोस, वो कौन कौन से होते हैं, इसमें मैं बात कर लेता हूं। जैसे हमारे बर्फ में जल का ठोस रूप बर्फ होती है, तो बर्फ के अंदर पार्टिकल्स क्या हुए, H2O मॉलिक्यूल जो है अणु, वो उसका एक पार्टिकल हो गया बर्फ का। बट बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल आपस में जिससे बंधे हुए हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, NH3 अमोनिया, NH3, कुछ लोग सोच रहे होंगे NH3 तो गैस होती है, गैस तो होती है, बट एक लो टेम्परेचर पर, एक निश्चित ताप दाब की कंडीशन में ताप को कम करके हम किसी भी पदार्थ को, चाहे वो गैस क्यों ना हो, उसको ठोस में बदल सकते हैं। तो यदि NH3 गैस का टेम्परेचर लो करके कंडीशन उत्पन्न की जाए तो ये ठोस में चेंज हो जाएगी, ठोस अमोनिया बोलेंगे उसको। और ठोस अमोनिया में भी हाइड्रोजन बॉन्ड रिप्रेजेंट होंगे, क्योंकि यहां पर देखिए विद्युत ऋणी परमाणु ऑक्सीजन है जो मैंने पहले बताया था, इसमें फ्लोरीन है, इसमें नाइट्रोजन है और एक साइड में हाइड्रोजन भी है। ऐसे ही एक और एग्जांपल की बात कर सकते हैं, जैसे कि आपका एसिटिक अम्ल है CH3COOH, इसके अंदर विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणु भी रिप्रेजेंट है और हाइड्रोजन भी है। इसी तरीके से बेंजोइक अम्ल है C6H5C डबल बॉन्ड OOH, मतलब कि बेंजीन रिंग से कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये बेंजोइक अम्ल हो गया। तो बेंजोइक अम्ल में भी इस प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। यदि ये सारे के सारे पदार्थ जो हैं इनको ठोस कंडीशन में लाया जाए तो ये H बॉन्डेड आणविक क्रिस्टलीय ठोस की कैटेगरी में आएंगे। ये तो बात हो गई आणविक क्रिस्टलीय ठोस की। अब दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है आकर्षण बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों में, वो है आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। कैटेगरी भी लिख देता हूं, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। आयनिक क्रिस्टलीय ठोस में जनरल प्रॉपर्टीज क्या देखने को मिलेंगी? सबसे पहली बात, इनमें जो अवयवी कण होंगे वो आयन होंगे। अवयवी कण आयन कैसे हो सकते हैं? आयन तो वही होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव आयन होंगे। एक बात तो ये होगी, इनके अंदर आयनों के बीच में जो पार्टिकल्स है वो आयन होंगे, तो आयनों के बीच में बल कौन सा लगेगा? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। और ये स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से ही क्या बनता है? आयनिक बंध। आयनिक बंध होगा। और क्या होगा भाई? आयनिक जो ठोस होते हैं उनमें जो है विपरीत आवेशित आयन जो है वो एक लेयर बनाते हैं, परत बनाते हैं। और ऐसे ठोसों में एक चीज देखने को मिली है कि जब आप उन पे बाहर से चोट मारेंगे तो वो एक पूरी की पूरी परत जो है एक परत दूसरी परत के ऊपर फिसल जाती है। एक परत दूसरी परत के ऊपर फिसल जाती है सजातीय आयनों के पास पास आ जाने के कारण से। ऐसे गुण को हम क्या कहते हैं? ब्रिटलनेस, यानी कि भंगुरण कहते हैं। भंगुरण गुण देखने को इनमें मिलेगा। ये भंगुरण गुण क्या होता है मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे मान लीजिए कि मैं एक आयनिक ठोस ले लेता हूं, नमक NaCl। इसमें यहां पर ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन, पॉजिटिव नेगेटिव, यहां नेगेटिव और ये पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। ये कोई एक आयनिक क्रिस्टलीय ठोस नमक ले लिया है मैंने। अब यदि मैं इसके ऊपर बाहर से आघात करूं, यहां पे चोट मारूं, यहां पर यदि मैं चोट मारता हूं तो क्या होगा?
कि ये जो पूरी आयनों की जो ऊपर वाली लेयर है वो नीचे वाली लेयर पर फिसल जाएगी, ऐसे ऐसे फिसल जाएगी। होगा क्या, फिसलने से ये जो नेगेटिव आयन है, जो अभी इसकी कंडीशन यहाँ इसकी पोजीशन यहाँ पे है, यही नेगेटिव आयन थोड़ी देर बाद में यहाँ आ जाएगा, और ये वाला जो पॉजिटिव आयन है वो यहाँ आ जाएगा, और ये नेगेटिव आयन यहाँ आ जाएगा। यदि ये मूवमेंट कर जाएंगे, थोड़ा शिफ्ट हो जाएंगे, तो हम एक चीज नोट करेंगे कि नेगेटिव आयन जो यहां आ जाएगा, पहले से नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन पास पास हो जाएंगे, यहां पर पहले से पॉजिटिव आयन है, और यदि ये पॉजिटिव आयन भी वहां आ जाएगा तो पॉजिटिव पास पास हो जाएंगे, नेगेटिव पास पास हो जाएंगे। ऐसे केस में समान आयनों के बीच में रिपल्सन लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, और ये दोनों की दोनों जो परतें हैं ये एक दूसरे से दूर चली जाएगी। रिजल्ट क्या होगा कि ये हमारा जो आयनिक क्रिस्टल है ठोस, ये एक नियमित सतह में टूट जाएगा। इसी गुण को भंगुरण कहते हैं, और ये भंगुरण का गुण आयनिक क्रिस्टलीय ठोसों में पाया जाएगा। नेक्स्ट जो बात करते हैं, चालकता की बात करते हैं। ठोस अवस्था में क्या होंगे, ये कुचालक होंगे। ठोस अवस्था में कुचालक होंगे। कुचालक क्यों होंगे भाई? चालक तो वो होगा ना जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो या फिर कोई फ्री आयन हो। आयन तो इनमें है, बट ठोस की स्थिति में वो आयन आपस में बंधे हुए हैं, तो फ्री नहीं है। तो ठोस अवस्था में ये विद्युत के कुचालक होंगे। बट इसी आयनिक क्रिस्टल को यदि हम पिघला लें, गलित अवस्था में ले जाएं, फ्यूजन स्टेट, तो वहां पर आयन फ्री हो जाएंगे, घूमने लग जाएंगे। पिघले हुए ठोस में तो आयन फ्री हो जाएंगे, और ऐसे केस में वो वाला आयनिक क्रिस्टल विद्युत की चालकता को शो करेगा, दिखाएगा। तो कह सकते हैं कि ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होंगे, लेकिन गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होंगे। अब ठोस है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, आयनिक जो बॉन्ड होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और ऐसे ठोस में यदि आप एमपी और बीपी निकालेंगे, एमपी और बीपी क्या आएंगे, उसके मान उच्च आएंगे। क्यों? बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तोड़ेंगे, पार्टिकल्स को दूर दूर ले जाएंगे, तो गलनांक और क्वथनांक की वैल्यू ज्यादा आएगी। ऐसे कुछ उदाहरणों की बात की जाए तो इनमें आपका नमक आ सकता है, NaCl, एक आदर्श आयनिक क्रिस्टल है जिसको अपन इस चैप्टर में आगे फर्दर स्टडी भी करेंगे। और कोई आयनिक क्रिस्टल जैसे KCl, कॉपर सल्फेट, CuSO4, सोडियम का सल्फेट, Na2SO4, तो ऐसे बहुत सारे आयनिक सब्सटेंस हैं जो कि क्रिस्टलीय फॉर्म में होते हैं, वो इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अगली जो कैटेगरी है क्रिस्टलीय ठोसों की, तीसरी कैटेगरी, वो है धात्विक क्रिस्टलीय ठोस। तो तीसरी कैटेगरी के बारे में बता देता हूं। कैटेगरी सी, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस। नाम से पता लग रहा है इसमें तो धातु होंगे। पार्टिकल्स क्या होंगे इनमें? पार्टिकल्स धातु परमाणु होंगे, धातु परमाणु, किसी धातु का परमाणु। अब धातु क्या होती है ये हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। धातु में विशेष अभिलाक्षणिक चमक होती है, विद्युत की सुचालक होती हैं, आघात वर्धनीय और तन्य होती हैं, और धातुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर होती है, यानी वो विद्युत धनी होती है। तो पार्टिकल्स कौन होंगे ऐसे ठोसों में? धातु के परमाणु। जैसे आप सोडियम धातु की बात कर लीजिए, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, जिंक, ऐसी कोई भी धातु, उसके पार्टिकल्स धातु के परमाणु ही होंगे। फोर्स कौन सा होगा इनके बीच में? धातु परमाणुओं के बीच में यहां जो बॉन्ड बनेगा उसको हम धात्विक बॉन्ड ही बोलते हैं, धात्विक आबंध। धात्विक आबंध इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वाला जो आबंध है एक स्पेशल बॉन्ड है। ऐसा बॉन्ड केवल मेटल्स में होता है और किसी सब्सटेंस में नहीं होता। इस बॉन्ड के अंतर्गत क्या देखा गया है कि कोई, जैसे ये कि मैं धात्विक क्रिस्टल की बात कर लेता हूं, तो ये कॉपर का धातु आयन है। ऐसे कॉपर के बहुत सारे धातु आयन क्रिस्टल में फैले हुए हैं। कॉपर के बहुत सारे धातु आयन क्रिस्टल में
फैले हुए हैं। बस इस क्रिस्टल के अंदर ये जो फिक्स अरेंजमेंट में है, बट इनके बीच बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन भी हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहां से आए हैं? ये इन्हीं परमाणुओं ने डोनेट किए हैं, त्याग दिए हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन, अभी फ्री इलेक्ट्रॉनों का एक पूरा समुद्र हो गया है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन का समुद्र हो गया है, विशाल समुद्र, पानी का समुद्र नहीं, मुक्त इलेक्ट्रॉन का एक समुद्र हो गया। इस समुद्र में बीच बीच में ये धातुओं के आयन, कॉपर हो सकता है, सोडियम हो सकता है, आयरन हो सकता है, इन धातुओं के आयन बिल्कुल फिक्स अरेंजमेंट में है। ऐसे धातु आयनों की व्यवस्था को हम कहते हैं कर्नेल। तो धातु कर्नेल और मुक्त इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में भी एक फोर्स सप्लाई होता है। आप ये देखेंगे कि यदि एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो इससे निकला है, वो इस कॉपर आयन के पास आएगा, तो ठीक उसी समय पीछे से इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा और फिर इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा। तो पूरे क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन जो है एक साथ फ्लो होंगे। यानी यूं कह सकते हैं कि एक कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसी समय वो दे भी देगा, और ये काम जनरली कंटिन्यूसली लगातार होता रहता है। तो इस तरीके का जो काम होता है, उसके अंदर भी मुक्त इलेक्ट्रॉन और कर्नेल के बीच में एक फोर्स अप्लाई होता है, जिसको मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। और इस प्रकार का ये बॉन्ड केवल धातुओं में देखने को मिलता है। अगली प्रॉपर्टी की बात करें तो ये तो सुचालक होंगी, धातुएं तो होती है, सुचालक होंगी। और क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है? ये तन्य भी होती है, तनन उत्पन्न होगा इनमें, और ये आघात वर्धनीय भी है। आघात वर्धनीय, चोट मारने पर फैल जाएंगे, प्रसारित हो जाएंगे, आघात वर्धनीय होती है। इनमें एक विशेष प्रकार की क्या होती है? चमक भी होती है। धातुओं में अभिलाक्षणिक चमक भी होती है। प्रकृति में ये सामान्यतः पर कैसी अवस्था में मिलती हैं? ठोस अवस्था में मिलती हैं, बट इसका एक अपवाद भी है, अपवाद। और वो अपवाद कौन है? Hg, मरकरी, पारा, जो कि जनरली लिक्विड स्टेट में मिलता है सामान्यतः के ऊपर। ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल्स होंगे जो इस प्रकार के ठोसों में आएंगे? तो मैं आपको बता दूं कि सभी धातुएं धातु होनी चाहिए, और मिश्रातुएं भी हो सकती हैं। मिश्रातुएं की बात करें तो हम मिश्र धातु जो दो या दो से ज्यादा धातुओं से मिलकर बनी हुई होंगी, ऐसी मिश्र धातु भी इसी प्रकार की कैटेगरी में आएंगी, ऐसे ठोसों में आएंगी, क्योंकि उनमें मेटालिक कैरेक्टर तो होगा, मेटालिक बॉन्ड भी होगा। अब हम बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोसों के वर्गीकरण में चौथी जो कैटेगरी आएगी उसकी, जो कि है सैसियोजी क्रिस्टलीय ठोस। सैसियोजी क्रिस्टलीय ठोस, सैसियोजी क्रिस्टलीय ठोस। इस कैटेगरी में नाम से पता लग रहा है कि जो आकर्षण बल होगा, मतलब बॉन्ड, वो सैसियोजी होगा। सैसियोजी बॉन्ड कहां बनेगा? तो पार्टिकल्स जो होंगे इसमें परमाणु होंगे, किसके? अधातुओं के। तो यहां पर अवयवी कण जो होंगे, अवयवी कण अधातु परमाणु होंगे। कौन होंगे? अवयवी कण अधातु के परमाणु होंगे। जैसे आपका कार्बन है, या कोई नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऐसे कोई अधातु के परमाणु होंगे, उनमें सैसियोजी बॉन्ड बनेगा बीच में। एक जो यहां से क्वेश्चन आ जाता है कई बार, इनको नेटवर्क ठोस भी कहते हैं, या फिर विशाल अणु भी कहते हैं। सवाल है कि क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि इनमें कण लंबी श्रृंखला में जुड़कर विशाल जालिकावत संरचना बनाते हैं।
लंबी श्रृंखला में जुड़ करके विशाल जालिकावत संरचना बनाते हैं, जाल जैसी संरचना बनाते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं? इनको विशाल अणु कह सकते हैं या फिर इनको नेटवर्क ठोस भी कह सकते हैं। तो भाई आपसे क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाए कि विशाल अणु क्यों होते हैं SSUG, तो यही आंसर होगा कि कण जो है लंबी श्रृंखला में जुड़ करके विशाल जालिकावत संरचना बनाएंगे। नेटवर्क क्यों कहते हैं? वही जालिका बनेगी, नेट जैसी संरचना बनेगी तो नेटवर्क ठोस कहते हैं। एक इनके अंदर जो SSUG बॉन्ड होता है उसकी एक प्रवृत्ति है दिशात्मकता। तो SSUG बॉन्ड दिशात्मकता का प्रवृत्ति का होने के कारण से बहुत ठोस होता है, और ठोस यदि होगा तो ये कठोर तो होंगे, कठोर होंगे। कठोर यदि होंगे तो इनके MP व BP की जो वैल्यू है क्या होंगे भाई? ज्यादा होंगे। गलनांक और कवथनांक क्या होंगे? ज्यादा होंगे, क्योंकि बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से इनके गलनांक कवथनांक ज्यादा आएंगे, आसानी से पिघलेंगे नहीं, टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। बात की जाए चालकता की, तो ये क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, कुचालक होंगे। लेकिन यहां पर भी एक अपवाद है, कौन? ग्रेफाइट। अपवाद ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है कार्बन का एक अपर, कार्बन का एक क्रिस्टलीय अपर, तो उसमें ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु के जो 4 अयनीकृत इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें से 3 क्या करते हैं कि अन्य किसी कार्बन से बॉन्डिंग कर लेते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। एक इलेक्ट्रॉन जो होता है अयनीकृत वो फ्री रहता है, और वही एक फ्री इलेक्ट्रॉन विद्युत चालकता के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टी थी SSUG क्रिस्टलीय ठोसों की। अब इनके एग्जाम्पल्स की यदि बात करें तो इनके एग्जाम्पल्स में आपका हीरा आ सकता है, हीरा, डायमंड, ग्रेफाइट जो हम पहले लिख ही चुके हैं, ग्रेफाइट है। और इसके अलावा आपका सिलिकॉन कार्बाइड आता है, SiC सिलिकॉन कार्बाइड, ये क्रिस्टलीय फॉर्म में होता है, तो SSUG इसमें बॉन्डिंग होगी। एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ALN, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ये भी एक क्रिस्टलीय SSUG ठोस होगा। इसके अलावा क्वार्ट्ज की बात करें, क्वार्ट्ज जो कि सिलिका से गर्म करके बनाया जा सकता है, SiO2 इकाइयां होती हैं, बट ये आपस में SSUG बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। क्वार्ट्ज, ये सारे क्रिस्टलीय ठोसों के एग्जाम्पल हैं। बेकेलाइट, बेकेलाइट, बेकेलाइट एक बहुलक है, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड का एक बहुलक है बेकेलाइट। ये बेकेलाइट एक त्रिविमीय बहुलक है, त्रिविमीय बहुलक है। इसमें पार्टिकल्स जो है SSUG बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ऐसा कोई भी बहुलक जो एकविमीय हो, द्विविमीय हो, तो आप सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि वो क्रिस्टलीय होगा। बट कोई ऐसा बहुलक जो त्रिविमीय हो और उसमें नियमित अंतराल में एकलक इकाइयां अरेंजमेंट में हो, तो वो क्रिस्टलीय ठोस की कैटेगरी में आएगा। और बेकेलाइट एक ऐसा एग्जांपल है। बेकेलाइट SSUG बॉन्डिंग के कारण से SSUG क्रिस्टलीय ठोस की कैटेगरी में आएगा। इस प्रकार के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इसके संबंध में कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुटअप करूंगा और उनके आंसर्स की भी हम चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।